Today we are here with a new topic, principle of fracture management. Treatment of the fracture can be considered into three phases. The first phase is called as emergency care, the second one is the definitive care, and the third one is rehabilitation phase. So the first one, that is in the emergency care. जब फ्रैक्चर होता है तब तुरंत मदद की ज़रूरत होती है. इसमें दर्द को कम करने और इंजरी को स्टेबलाइज करना ज़रूरी होता है. तो सेकेंड फेज़ में, दैट इज़ डेफिनेटिव केयर में, फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए सर्जरी या इमोबलाइजेशन किया जाता है जिससे हड्डी सही जगह पर हील हो सके. रिहेबिलिटेशन फेज़ में हड्डी की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को वापस लाने के लिए एक्सरसाइज और थेरेपी दी जाती है सो दैट द पर्सन कैन रिटर्न टू इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज़. द फर्स्ट फेज इज़ द एमरजेंसी केयर. एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं. यू कैन रिमेंबर दिस बाय द निमोनिक्स राइस आर, दैट इज़ रेस्ट टू द पार्ट बाय स्प्लिंटिंग. स्प्लिंटिंग का मतलब होता है किसी इंजर्ड पार्ट को सपोर्ट करने के लिए रिजिड मटेरियल का इस्तेमाल करना. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक रिजिड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है ताकि फ्रैक्चर को स्टेबलाइज कर सके एंड टू प्रिवेंट द मूवमेंट. फर्दर डैमेज टू द स्किन, सॉफ्ट टिश्यू एंड न्यूरोमस्कुलर बंडल को प्रिवेंट करने में मदद करती है. पेशेंट को ट्रांसफ़र करना भी ईजी हो जाता है. इट ऑल्सो मेक्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट ईजियर. नेक्स्ट थिंग इज़ आइस. आइस थेरेपी टू रिड्यूस द ऑकरेंस ऑफ द स्वेलिंग. सूजन को कम करने के लिए आइस का एप्लीकेशन कर सकते हैं. कंप्रेशन टू रिड्यूस द स्वेलिंग. कंप्रेशन बैंडेज का इस्तेमाल किया जा सकता है टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड एलिवेशंस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लिम्ब टू रिड्यूस द स्वेलिंग. सो यू कैन रिमेंबर दिस निमोनिक्स, दैट इज़ राइस. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आइस पैक्स का एप्लीकेशन किया गया है. ये आइस पैक है. आइस पैक का एप्लीकेशन किया गया है अराउंड द एरिया ऑफ द फ्रैक्चर. सो दिस इज़ अ एरिया वेयर द फ्रैक्चर इज़ प्रेजेंट. सो सूजन को कम करने के लिए हम लोग आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. डायरेक्टली एप्लीकेशंस ऑफ द आइस इज़ नॉट इंडिकेटेड ऑन द फ्रैक्चर साइड. डायरेक्टली फ्रैक्चर एरिया पर आइस लगाना नहीं चाहिए, कपड़े में लिपट कर आइस लगाना चाहिए. इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट. सो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जाता है ताकि उसको बचा सके. अगर पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला गया है, जब बहुत ज़्यादा खून बह जाता है या ब्लड लॉस हो जाता है, तब पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इस तरह के पेशेंट को स्टेबलाइज करना ज़रूरी होता है. ऑल्सो यू नीड टू चेक फॉर हेड इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी एंड चेस्ट इंजरी इफ दे आर प्रेजेंट and they should be treated accordingly. Bleeding is recognized and stopped by the local pressure. If suppose there is bleeding present, then you need to stop it by application of the local pressure. Intramuscular analgesic are also given. Why? Because we want to reduce the pain. ओपन फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिलिन कैन बी गिवन. सुटेबल रेडियोलॉजिकल एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस आर डन. एक्सरे, सीटी स्कैन्स आर डन इन दिस केसेस. नेक्स्ट फेज इज़ द डेफिनेटिव केयर. इन दिस फेज द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू द पेशेंट. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रीटमेंट. रिडक्शन किया जाता है ताकि proper alignment of the displaced fracture. So there are two types of the reduction. One is called as open and other one is called as closed reduction. Based on the severity of the fracture, a doctor will decide whether he should operate, और अगर फ्रैक्चर क्लोज रिडक्शन से ठीक हो सकता है तो विदाउट ऑपरेशन किए क्लोज रिडक्शन करके फ्रैक्चर का अलाइनमेंट ठीक करते हैं. उसके बाद POP cast, that is for immobilization, plaster cast application is done. प्लास्टर कास्ट को डालते हैं ताकि फ्रैक्चर अपनी जगह पर अलाइन रह सके. Immobilization is necessary to maintain the bone in the neutral position. External immobilization, for example, plaster cast is put. To preserve the function, physio is given all through the treatment even when the limb is immobilized is necessary. टू प्रिजर्व द फंक्शंस ऑफ द जॉइंट और स्टिफनेस को प्रिवेंट करने के लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज दिए जाते हैं. स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम,
दैट इज़ आइजोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आर गिवन टू द पेशेंट को सिखाए जाते हैं इवन व्हेन द लिम्ब इज़ इमोबिलाइज्ड। प्लास्टर कास्ट में जब लिम्ब को इमोबिलाइज किया जाता है तब भी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन दैट इज़ आइजोमेट्रिक एक्सरसाइजेस सिखाए जाते हैं। मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट, स्कैप्यूला या रिब के फ्रैक्चर में प्लास्टर कास्ट का एप्लीकेशन नहीं किया जाता है। इसमें पेशेंट को आर्म मूवमेंट करने के लिए एनकरेज किया जाता है जिससे फ्रैक्चर हीलिंग हो सके। सो यहाँ पर हम लोग प्लास्टर कास्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओनली फंक्शनल यूज ऑफ द लिम्ब विल हेल्प इन द हीलिंग। ट्रीटमेंट बाय क्लोज रिडक्शन फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन। सो पहले थोड़े फ्रैक्चर में क्लोज रिडक्शन करने के बाद इमोबिलाइजेशन किया जाता है। रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट डिस्प्लेड फ्रैक्चर treated non-operatively. Reduction can be done under mild sedation or under anesthesia. Local anesthesia दी जाती है. So in this case you can see there is a mild displacement. So it can be reduced by close reduction and followed by immobilization. Next one is close reduction percutaneous fixation. कुछ फ्रैक्चर क्लोज रिडक्शन के बाद भी डिस्प्लेस होने के चांसेस होता है, उसमें परक्यूटेनियस फिक्सेशन किए जाते हैं यूजिंग द के वायर्स, रश पिन्स एक्सेट्रा, ताकि उन्हें अपनी जगह पर अलाइन कर सके और डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट कर सके। सो फ्रैक्चर का डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट करने के लिए क्लोज रिडक्शन के बाद भी के वायर्स और रश पिन का इस्तेमाल किया जाता है थोड़े फ्रैक्चर्स में। Next one is open reduction internal fixation. So in intra-articular fracture, when the fracture is unstable, are mostly treated by this method. यहाँ पर ऑपरेशन करके इंटरनल फिक्सेटर्स डाले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेट, स्क्रूज, ताकि फ्रैक्चर को अलाइन कर सके एंड बाद में इमोबलाइज किया जाता है यूजिंग पीओपी कास्ट। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, यहाँ पर इमेज इंटेंसिफायर्स का यूज़ किया जाता है which aids in reduction without opening the fracture. Management of the fracture. So you can manage the fracture either by the close manipulation, continuous traction or by open reduction. Immobilization of the fracture. Non-operative strapping, example body strapping can be done in case of the phalanx fracture. So इस तरह का अगर phalanx का fracture हो गया है, so you can do body strapping like this. Body strapping is done in case of the phalanx fracture. Sling, that is triangular sling, is used for the clavicle fracture and cast immobilization. So sling का इस्तेमाल किया जाता है अगर clavicle का fracture है. You can see in this diagram. And also in some fracture cast immobilization can be done. This is how we manage the fracture. Operative method. Internal fixators, that is plate, screw, can be used. Once reduced, held internally with the help of some of the metallic or the non-metallic devices. Those are called as implants. External fixators are used. Mostly they are used in open fracture or compound fracture. So pin fixator or ring fixator can be used. So in this case, Ilizaro can be used. Ilizaro. So here in this diagram you can see there is a rod which is inserted from the proximal to the distal end of the femur, and the fracture is, this is used in case of the shaft of the femur fracture, and here these are the two screws which are used above and below. This is used to stabilize the fracture and to prevent the displacement. Third phase is rehabilitation phase. So here जॉइंट मोबिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जॉइंट को मोबाइल यानी हिलाते रखना बहुत ज़रूरी है ताकि स्टिफनेस को प्रिवेंट कर सकें। जॉइंट एडजेसेंट टू द इंजर्ड बोन टेंड्स टू गेट स्टीफ ड्यू टू इमोबिलाइजेशन। कास्ट एप्लीकेशन के बाद फ्रैक्चर के बाजू के जॉइंट स्टीफ हो सकते हैं, स्टीफ होने के चांसेस होते हैं अगर पेशेंट उनको मूव नहीं कर रहा है। इनएबिलिटी टू मूव द जॉइंट ड्यू टू द पेन, पेन की वजह से समटाइम्स पेशेंट जॉइंट को नहीं मूव करता है। Associated injury to the joint as well. If suppose there is a injury to the joint as well, then the patient will be finding difficult to move the joint and will not tend to move the joint. To prevent the stiffness, joint should be mobilized. Joint को हिलाना चाहिए. So passive mobilization, active assisted,
and then active mobilization, and after these resisted exercises should be taught to the patient. स्टार्टिंग में पैसिव मोबिलाइजेशन यानी किसी की मदद से जॉइंट को मूव करना चाहिए. ये पेशेंट के रिलेटिव्स या फिजियोथेरेपी की सहायता से जॉइंट को मूव किया जा सकता है. आफ्टर पैसिव मोबिलाइजेशन एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस, इसमें पेशेंट खुद जॉइंट को मूव करता है और फुल रेंज को अटेन करने के लिए उसकी हेल्प फिजियोथेरेपिस्ट या रिलेटिव कर सकते हैं. इन एक्टिव मोबिलाइजेशन पेशेंट खुद जॉइंट को मूव करता है विदाउट एनीवन्स हेल्प, फॉलोड बाय रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस जिसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाता है और पेशेंट को लिम्ब मूव करने के लिए बोला जाता है. द रेजिस्टेंस इज गिवन अगेंस्ट द रेंज ऑफ द मोशन ऑफ द जॉइंट. पैसिव मोबिलाइजेशन can also be done using continuous passive mobilization machine, which is called as CPM machine. Muscle re-education exercises during immobilization, static contraction. So static contraction, these are called as isometric contraction, and after removal of the external immobilization, that is after removal of the POP cast, dynamic contraction, that is range of motion exercises can be taught to the patient. Functional use of the limb, partial weight bearing followed by full weight bearing. So initially patient को partial weight bearing करने के लिए बोला जाता है, followed by full weight bearing. So in partial weight bearing only the unaffected limb will bear the weight, and in full weight bearing both the limb will be bearing equal weight. Equal weight will be distributed on both the limb. So this is how we do management of the fracture. If you like the video, please do hit the like button and do subscribe and share the video. Thank you so much.